हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू दीक्षाज एजुकेशन हब। आज के इस लेक्चर में हम डिजीज़ वाले चैप्टर को ही कंटिन्यू करेंगे। तो इसमें हमने सबसे पहले देखा था बैक्टीरियल डिजीज़ कौन कौन सी है। आपसे क्वेश्चन बन सकता है, नाम दे देगा डिजीज़ का, जैसे पर्ट्यूसिस, याद है ना, पर्ट्यूसिस के बारे में पढ़ा था जिसे वूपिंग कफ भी बोला था। ट्यूबरक्यूलोसिस दे देगा आपके सामने और पूछ लेगा कि ये किस टाइप की डिजीज़ है, बैक्टीरियल है, वायरल है, कैसी डिजीज़ है। तो यू शुड नो ये डिजीज़ कैसी थी, सारी ये बैक्टीरियल डिजीज़ हुआ करती थी। आज हम पढ़ेंगे फंगल डिजीज़। फंगल याद है ना, कवक पढ़ा था हमने, एक सेपरेट किंगडम भी पढ़ा था इसका, किंगडम फंगस बोला था जिसे, किंगडम फंगस। और फंगस के क्या क्या फीचर्स थे कि ये अपना खाना खुद तो बना नहीं सकते, परपोषी होते हैं, हेट्रोट्रॉफिक होते हैं, जो दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं अपने खाने के लिए। तो ये डिजीज़ कॉजिंग भी होते हैं। अब जहाँ पे भी आप नोटिस करोगे वो खाना नहीं बना पाते, जो भी चीज़ें अपनी वो दूसरों के ऊपर खाने के लिए डिपेंडेंट होती है। तो फंगस क्या करता है, ये भी बॉडी में इन्फेक्शंस कॉज कर सकता है। सबसे पहले पढ़ेंगे हम रिंग वॉर्म के बारे में। दाद आपने सुना होगा, एड्स भी आती हैं, दाद हो गई, रिंग वॉर्म की वजह से हो रखी है, तो ये ट्यूब लगा लें, वो ट्यूब लगा लें, तो कुछ इस तरह से आपको दिखती है ये, ठीक है। और अगर बिल्कुल क्लोज व्यू देखोगे ना तो आपको ऐसे डैश 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 ऐसे करके दिखेंगे सर्कल्स लाइक दिस। और इन सर्कल जो ये लाइन लाइन बनी ना, इनको भी नज़दीक से देखोगे तो इनके ऊपर ऐसे छोटे छोटे दाने दाने आपको दिखाई देंगे, बीड लाइक स्ट्रक्चर्स आपको यहाँ पे अपीयरेंस मिलेगी पूरी ऐसी, लाइक दिस। ये सारे क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये रिंग वॉर्म को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। रिंग वॉर्म को ही टीनिया भी कह देते हैं। अब इसका कारक कौन है, इसका कॉजिटिव एजेंट कौन है, तो इसका कॉजिटिव एजेंट रहेगा माइक्रोस्पोरम, छोटा सा स्पोर, माइक्रोस्पोरम। और याद करो हमने स्पोर्युलेशन पढ़ी थी जब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप्स करे थे, अलैंगिक प्रजनन के टाइप्स पढ़े थे, तो विजाणु निर्माण हमने वहाँ पे पढ़ा था, स्पोर्युलेशन हमने पढ़ी थी कि एक स्पोरेंजियम बन जाता है और उसके अंदर छोटे छोटे स्पोर्स बन जाते हैं। और जब फेवरेबल कंडीशन आती है तो ये फट जाता है स्पोरेंजियम, और जिससे पूरे के पूरे स्पोर्स धरती पे गिर जाते हैं और फाइनली एक नया नया ऑर्गेनिज्म क्रिएट कर देते हैं। तो रिंग वॉर्म के केस में कारक क्या देखा, माइक्रोस्पोरम हो सकता है। ट्राइकोफाइटॉन, ट्राइको जो होता है ना, ये हेयर को रिप्रेजेंट करता है। जब भी आप बायोलॉजी पढ़ते हो आफ्टर योर 12th क्लास, बॉटनी वगैरह देखते हो, तो वहाँ पे जो ट्राइको वर्ड होता है इसको यूज़ करते हैं हम फंगस के बालों के लिए। तो ये जो ट्राइकोफाइटॉन है ये भी क्या कॉज करता है, रिंग वॉर्म कॉज कर सकता है। एपिडर्मोफाइटॉन ये भी क्या कॉज कर सकता है, रिंग वॉर्म कॉज कर सकता है। जैसे यहाँ डर्म लिखा है तो डर्म का क्या मतलब होता है, स्किन ही मतलब रहता है इसका भी। तो ये सारी चीज़ें जो है ये क्या रिप्रेजेंट कर रही हैं, फंगल डिजीज रिंग वॉर्म को। स्प्रेड कैसे होता है, तो डायरेक्ट कांटेक्ट से ये स्प्रेड कर सकता है। किसी इन्फेक्टेड, जो पर्सन इन्फेक्टेड था इस रिंग वॉर्म से, उसका टॉवल आप यूज़ कर लेते हो तो रिंग वॉर्म स्प्रेड कर सकती है, ठीक है। जितनी भी मतलब कॉन्टामिनेटेड आइटम्स होंगी, इवन अगर कंघी उसकी यूज़ कर ले रहे हो आप तो उससे स्प्रेड कर सकती है। अनवॉश्ड क्लोथ्स उसके पहन ले रहे हो तो उससे आपको ये स्प्रेड हो सकती है। इवन इनका जो टॉवल होता है उसको धूप प्रॉपर लगानी पड़ती है, क्यों, नहीं तो टॉवल के ऊपर आप देखोगे फंगस बन जाती है। तो इट स्प्रेड अ लॉट, डायरेक्ट कांटेक्ट से भी स्प्रेड कर जाती है। तो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड सी डिजीज़ होती है। नाम है रिंग वॉर्म, रिंग वॉर्म को ही टीनिया भी कहते हैं। सिम्टम क्या क्या आते हैं, तो इची रेड स्केली पैचेस आपको देखने को मिलेंगे एज यू कैन सी इन द पिक्चर। और यहाँ पे ब्लिस्टर भी बन जाते हैं अगर कंडीशन सवेयर हो जाती है। और इवन अगर टाइम से इनको ठीक नहीं किया जाता तो ये ब्लिस्टर फट भी जाते हैं, और फटने के बाद ऊजिंग करते हैं, मतलब ब्लिस्टर में से पानी निकल के आता है। और बीड पैचेस देखने को मिलते हैं, मतलब ये जो आप सर्कल सर्कल देख रहे हो इनके ऊपर बीड लाइक अपीयरेंस मिलेगी, कुछ ऐसे दिखेंगे आपको, बीड्स बने हुए दिखेंगे। स्कैल्प के ऊपर भी मिलेंगे, खोपड़ी के ऊपर भी मिलेंगे, बियर्ड जो दाढ़ी वाला एरिया है, मूछें आती हैं जहाँ पे, उस एरिया में भी ये रिंग वॉर्म ग्रो कर सकता है। और रिंग वॉर्म मतलब डिजीज हो सकती है किसकी वजह से, माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटॉन, एपिडर्मोफाइटॉन। उसके बाद एक होता है फंगल एस्थमा। एस्थमा के बारे में तो काफ़ी पढ़ा आपने, जब हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ा था तो उस टाइम भी हमने एस्थमा की बात करी थी। पर फंगल एस्थमा के बारे में क्या खास बात है, फंगल एस्थमा कवक की वजह से जो एस्थमा होता है उसमें क्या हो जाता है, फंगस लंग्स तक चला जाता है। पॉजिटिव एजेंट स्पेसिफिक है सैपरगिलस फ्यूमनगेट्स। सैपरगिलस फ्यूमनगेट जो होता है ये लंग्स तक पहुंच जाता है और वहाँ पे फंगस बनाना शुरू कर देता है, कवक की फॉर्मेशन शुरू कर देता है, जिसकी वजह से जो लंग्स हैं वो अफेक्ट हो जाते हैं और सांस लेने में दिक्कत आती है, क्योंकि जो लंग्स हैं वो प्रॉपरली ना तो कॉन्ट्रैक्ट कर पाते हैं ना ही रिलैक्स कर पाते हैं। और हमने तो बेसिक प्रिंसिपल यही देखा था कि जैसे सांस लेते हैं तो लंग्स पहले छोटे होते हैं, सिकुड़ते हैं, फिर उसमें हवा जाती है, फिर फूलते हैं, तो वो तो फूलने का और रिलैक्स होने का जो मेथड था वो तो बचेगा ही नहीं इस केस में। और जब वो बचेगा ही नहीं तो जो कंडीशन बनेगी उसको बोलते हैं फंगल एस्थमा। तभी लिखा फंगल एस्थमा, अकेला एस्थमा नहीं लिखा, क्या लिखा, फंगल एस्थमा।
उसके बाद जो कंडीशन है वो है स्कैबीज। स्कैबीज का जो कॉजेटिव एजेंट होता है वो होता है एस्ट्रस स्कैबीज। एस्ट्रस स्कैबीज जो होता है ये भी डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से स्प्रेड कर सकता है, ये स्किन को इम्पैक्ट करता है। अगर कोई पर्सन दूसरे पर्सन से टच भी करता है तो उस केस में स्कैबीज जो है वो स्प्रेड कर सकती है। तो स्कैबीज डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से भी स्प्रेड कर सकती है, और रब करते हैं किसी स्किन के ऊपर तो उधर भी स्प्रेड कर सकती है। अफेक्टेड पार्ट स्किन ही रहता है। सिम्टम क्या क्या आते हैं, बहुत ईचिंग होती है, खारिश होती है, रबिंग प्रॉब्लम होती है स्किन में, ऐसे लगता है कि बार बार खारिश करते रहो। पर ये दाने देखना यहाँ पे, दानों में काफ़ी ज़्यादा फ्लूइडी सा आपको मटेरियल दिखेगा, तो फ्लूइडी से आपको ये ब्लिस्टर्स देखने को मिल जाते हैं। तो दैट कंडीशन इज़ नोन एज स्कैबीज। उसके बाद बाल्डनेस, बाल्डनेस भी हो सकती है आपके फंगस के बिना में। हार्मोनल इम्बेलेंस की बात नहीं हो रही यहाँ पे, पर हम देखेंगे कि कौन सा ऐसा पॉजिटिव एजेंट है जो कि फंगस है नेचर में, वो है टीनिया कैपिटिस। ये जो टीनिया कैपिटिस फंगस होती है इट कैन कॉज बाल्डनेस, गंजापन, गंजापन कॉज कर सकता है, बाल्डनेस कॉज कर सकता है। अफेक्टेड पार्ट क्या रहता है जनरली, तो हेड ही रहता है। और सिम्टम क्या होती है, बहुत फ्रीक्वेंटली जो हेयर है उसका फॉल होना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे हमने फंगल डिजीज 4 तरह की देखी। रिंग वॉर्म देखी, वो भी फंगस ने कॉज करी। फंगल एस्थमा देखा, नाम से पता लग रहा है फंगस ने जो कॉज करा। सैपरगिलस फ्यूमेंगेट्स जिसको हमने बोला। फिर हमने स्कैबीज देख ली, स्कैबीज में एस्ट्रस स्कैबीज हमने देख लिया जिसने कॉज करा। और बाल्डनेस को भी कौन कॉज कर सकता है, फंगस कॉज कर सकती है। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि कौन कौन सी डिजीज थी जो कि कवक ने कॉज करी। अब नेक्स्ट जो है वो है आपकी हेलमिंथिक डिजीज, उनको भी देख लेते हैं। छोटा सा टॉपिक है वो भी इसी में हो जाएगा। तो हेलमिंथिक डिजीज में हमें 2 पढ़नी है, वन इज एस्कैरिस, दूसरी हमें देखनी है फिलियारिसिस। एस्कैरिस वो याद है आपको, नूडल वाली शेप दिखाई थी मैंने कि आपके आंतों के अंदर, इंटेस्टाइन के अंदर ये क्या करते हैं, ग्रो करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं और बड़ी बड़ी हो जाती हैं साइज़ में और नूडल लाइक अपीयरेंस देती हैं। और जब ये बड़ी हो जाती हैं साइज़ में तो उस केस में इंटेस्टाइन की क्या करनी पड़ती है, सर्जरी करनी पड़ती है। ठीक है, तो एस्कैरिस हो गया आपका, फिलियारिसिस हो गया। तो दैट इज़ फर्स्ट डिजीज़, दैट इज़ द एस्कैरियासिस। एस्कैरियासिस में अगर देखोगे तो पॉजिटिव एजेंट कारक जो रहेगा वो एस्कैरिस ल्यूम्बरी क्वाइड्स रहेगा, एस्कैरिस ल्यूम्बरी क्वाइड्स रहेगा। इसमें जो पहली कंडीशन है वो है कि ये सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म शो करती हैं जो एस्कैरिस होती है। कैसे करती है, अब नाउ लुक एट दिस इमेज, यहाँ पे आप फीमेल का अगर स्ट्रक्चर देखोगे और मेल का देखोगे, सबसे पहले तो मेल का देखते हैं। मेल की केस में यहाँ पे क्वाइलिंग सी हो रखी है, राइट, और छोटा है स्ट्रक्चर, जबकि फीमेल के केस में कोई क्वाइलिंग नहीं देखने को मिलती। तो सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म का क्या मतलब होता है कि आप बाहर से बॉडी से ही पता लगा सकते हो कि ये मेल होगा या फीमेल होगी। तो बॉडी से कैसे पता चलेगा, मेल के केस में क्वाइलिंग सी दिखेगी आपको खूब सारी, और जो फीमेल होती है उसमें कोई क्वाइलिंग नहीं दिखाई देती। और अगर साइज़ का देखोगे तो मेल का साइज़ छोटा रहता है और फीमेल का साइज़ काफ़ी बड़ा रहता है। तो ये जो वॉर्म्स हैं इनको आप देख के ही पता लगा सकते हो कि कौन सा मेल है और कौन सा फीमेल है। अब सबसे पहले तो कारक कौन है, तो एस्कैरिस ल्यूम्बरी क्वाइड्स है। एस्कैरिस ल्यूम्ब्रिकॉइड्स कॉज करते हैं इस डिजीज़ को, दैट इज़ एस्कैरियासिस। ये वाला इमेज याद करो, ये देखो इंटेस्टाइन के अंदर ये इतनी बड़ी बड़ी हो रखी हैं, देखने में लगेगा कि नूडल डिपॉजिट होगी है, पर ये एक्चुअल में क्या है, ये एस्कैरिस ल्यूम्ब्रिकॉइड्स है। इन्फेक्टेड स्टेज कौन सी रहती है, तो एम्ब्रियोनेटेड एग्स। एम्ब्रियोनेटेड एग का मतलब है कि ये जो मेल था इसने स्पर्म्स रिलीज करे थे और ये जो फीमेल है इसने एग रिलीज किया था। एम्ब्रियोनेटेड का मतलब है फ्यूजन हो चुका है, और जब फ्यूज़न हो जाता है तो उस बाद में जो एग बोलते हैं उसको हम एम्ब्रियोनेटेड एग बोल देते हैं। अब इनका थोड़ी फीटस वगैरह बनता तो इनको हम बोल देते हैं कि जो फर्टिलाइज हो जाता है एग तो उसको बोल देते हैं एम्ब्रियोनेटेड एग्स। ट्रांसमिट कैसे करता है, तो कॉन्टामिनेटेड फूड, सॉइल के साथ, सॉइल खा ली डायरेक्टली, तो उस केस में ये एम्ब्रियोनेटेड एग बॉडी में चले जाते हैं और डिजीज़ कॉज कर सकते हैं। ज़्यादातर आप देखोगे ये बच्चों में होती है पर बड़ों में भी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे कॉन्टामिनेटेड फूड इन वाटर भी लिखा है, फ्रूट्स लिखे हैं, वेजिटेबल्स लिखे हैं। तो इनके अंदर, फ्रूट या वेजिटेबल के अंदर इनका अगर गलती से एम्ब्रियोनेटेड एग मिल जाए तो तभी तो बोलते हैं प्रॉपर्ली वॉश करनी चाहिए वेजिटेबल और फ्रूट्स। क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये एम्ब्रियोनेटेड एग्स प्रेजेंट हो सकते हैं विच कैन कॉज एस्कैरियासिस। ज़्यादातर जो कॉमन होती है चिल्ड्रन में होती है, एडल्ट्स में भी होती है, पर मोर कॉमन इज़ इन चिल्ड्रन। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म ये शो कर सकते हैं जो ऑर्गेनिज्म है। फीमेल जो होती है वो लंबी होती है और काफ़ी ब्रॉड दिखेगी आपको इफ़ कंपेयर टू द मेल वन, एंड मेल के केस में यहाँ पे आपको कॉइलिंग ज़्यादा दिखेगी। मोनोजेनेटिक होते हैं। मोनोजेनेटिक इतना डिटेल में तो स्टेट एग्जाम्स में नहीं पूछते आपसे, पर इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन देखो पहले तो। ये देखो, सबसे पहले देखेंगे ये जो साइज़ है, ये देखो ये फीमेल वाली दिखाई हुई है और मेल वाला दिखाया हुआ है। कॉइलिंग सी हो रखी है मेल के केस में, पर फीमेल में कोई कॉइलिंग नहीं है। और दूसरा साइज़ अगर देखोगे तो फीमेल काफ़ी चौड़ी है और जब मेल देखोगे तो काफ़ी पतला सा मिलेगा। अब हुआ क्या दूसरे पे, इन दोनों ने क्या किया, इनका एम्ब्रियोनेटेड जो एग था वो कैसे निकल जाएगा, फिकल मैटर की फॉर्म में निकल जाएगा, सॉइल पे चला जाएगा।
ठीक है, फिकल मैटर गया, सॉइल पे गया, और क्या किया इन्होंने, जो एग था वो चला गया ज़मीन के ऊपर। अब ये जो एम्ब्रियोनेटेड एग था इसमें डिवीजन शुरू हो जाती है, और ड्यू टू सर्टेन कंडीशन, जैसे कॉन्टामिनेटेड फूड एंड वाटर मिल जाए तो उस केस में अगर किसी ह्यूमन बीइंग ने ये इनटेक कर लिया तो ये भी अंदर चले जाते हैं और बॉडी में जाके फिर ये एडल्ट बनते हैं, वहाँ पे रिप्रोड्यूस करते हैं। अब ऐसे नहीं होता कि बॉडी में सिर्फ इंटेस्टाइन में जाते हैं, नो, ये लंग्स में जाते हैं, ये लीवर में चले जाते हैं, इवन इंटेस्टाइन में चले जाते हैं, और इवन कई बार तो ये आंखों तक में चले जाते हैं, और जब आंखों में जाते हैं तो प्रॉपर्ली दिखाई भी देते हैं, तो सर्जिकल मेथड के थ्रू ये निकालना पड़ता है। और सबसे ज़्यादा जो डेंजरस कंडीशन बनती है वो कब बनती है, इंटेस्टाइन वाली तो है ही, पर इसका क्योर भी है, सर्जरी करवा के इसको निकाला जा सकता है, पर इन केस ब्रेन में अगर चला जाता है तो अंदर हैमरेज कॉज करते हैं, ब्लीडिंग हो जाती है, इंटरनल ब्लीडिंग, तो उस केस में इनको निकालना बहुत टफ हो जाता है। तो ये मोल्टिंग की स्टेजेस दिखाई हुई हैं कि सॉइल से पहले लंग्स में जाएंगी और स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएंगी, ब्रेन में जा सकती है, आई में जा सकती है, पर जो मेन ऑर्गन रहेंगे वो लंग्स रहेंगे और स्मॉल इंटेस्टाइन रहेगी। एबरेंट माइग्रेशन शो करती है, देखो कई बार आंख में यहाँ पे दिखेगी आपको ये वॉर्म, तो सर्जिकल प्रोसीजर से ये निकालनी पड़ती है, कई बार ब्रेन के अंदर चली जाती है। सिम्टम क्या क्या आते हैं, इंटरनल ब्लीडिंग हो जाती है, मसल्स में मांसपेशियों में दर्द रहती है, फीवर रहता है, और खून की कमी हो जाती है, इंटेस्टिनल पैसेज बंद हो जाता है। अब सोचो जो वेस्ट मटेरियल निकलना था बाहर वो सारा अंदर डिपॉजिट हो रहा है, और फाइनली ये दर्दें वगैरह सब निकलनी शुरू हो जाती हैं। तो इस केस में जो क्योर रहता है वो डिवॉर्मिंग मेडिसिन दे दी जाती हैं। डिवॉर्मिंग मेडिसिन क्या करती हैं, वॉर्म्स को किल करती हैं। डी का मतलब है टू रिमूव समथिंग, याद है ना, डी ऑक्सी पड़ा था, तो यहाँ पे ये डिवॉर्मिंग का मतलब है रिमूव वॉर्म्स। तो मेडिसिन दी जाती हैं, एल्बेंडाजोल वगैरह आपने सुना होगा, दी जाती थी बचपन में ताकि ये कीड़े वगैरह ना पड़े पेट के अंदर। फिर ऑयल ऑफ चिनोपोडियम, वर्मीफ्यूज भी जिसको बोल देते हो, ये सारी चीज़ें जो है ट्रीटमेंट में यूज़ करी जाती है। सेकेंड डिजीज इसमें रहती है आपकी फिलियारिसिस। फिलियारिसिस का जो कॉजेटिव एजेंट है वो है वुशेरिया बेनक्रॉफ्टी, वुशेरिया मलाए, तो दीज आर द कॉजेटिव एजेंट ऑफ फिलियारिसिस। ट्रांसमिशन कैसे होता है, तो फीमेल क्यूलिक्स मॉस्किटो की वजह से। मस्किटो का नाम याद रखना पड़ेगा, ये जो मस्किटो होती है ना ये फीमेल है, पहली बात तो कौन सी मस्किटो है, क्यूलेक्स मस्किटो है। क्यूलेक्स मॉस्किटो जो होती है ये वुशेरिया बेनक्रॉफ्टी को कैरी करके रखती है। इनकेस ये वाली मच्छर काट देती है अगर किसी ह्यूमन बीइंग को, तो उस केस में ऐसी कंडीशन बन जाती है। सिम्टम क्या होती है, इंटरनल ब्लीडिंग हो सकती है, मस्कुलर पेन हो सकती है, बुखार रहेगा, ब्लड की कमी हो जाएगी, और इंटेस्टिनल पैसेज, ओहो ये वाला नहीं आएगा इसमें, ये सिम्टम इसके नहीं है, सॉरी। इसमें क्या हो जाता है, बॉडी के जो लिम्फ होते हैं उसमें स्वेलिंग आ जाती है। इसका एक स्पेशल केस है, कौन से वाला, तो फिलियारिसिस का सेम मैकेनिज्म रहेगा जैसे एस्कैरिसिस का था, सॉइल में आएगा, फिर ये सॉइल में नहीं आएगा, ये किस में आएगा, ये मच्छर में आएगा। मच्छर क्या करेगी, मच्छर के अंदर ऑलरेडी क्या प्रेजेंट था, मच्छर के ऑलरेडी अंदर प्रेजेंट था वुशेरिया बेनक्रॉफ्टी वगैरह। जैसे ही यहाँ पे बाइट करेगी तो बेनक्रॉफ्टी ह्यूमन बॉडी के अंदर चला जाएगा। ये देखो मेल एंड फीमेल जो होंगे वो आ जाएंगे, रिप्रोड्यूस करेंगे, एक शीद बनाएंगे, फिर से मच्छर आएगा और मच्छर इसको अपने साथ ले जाएगा, किसी हेल्दी पर्सन को इम्पैक्ट करेगा। तो दैट्स हाउ दिस डिजीज स्प्रेड। और कौन सी मच्छर कैरी कर रही है इसको, तो वो कर रही है आपकी क्यूलेक्स मॉस्किटो। एल्फेंथियासिस अगर देखोगे तो एल्फेंथियासिस में अब ये देखा आपने कौन सा, ये वाला कंडीशन, ये बड़ी सी जो टांग दिखाई दे रही है आपको, दैट कंडीशन इज नोन एज एलिफेंथियासिस। एलिफेंथियासिस में क्या होता है, जो पैरासाइट है वो हमारे लिम्फेटिक सिस्टम में, याद करो स्केलेटन सिस्टम, वहाँ पे दिखाई थी ना आपको, नोड्स ही नोड्स होती हैं हमारी बॉडी पे, गांठें ही गांठें प्रेजेंट होती हैं। ये गांठें जो होती हैं इनके अंदर ये पैरासाइट चला जाता है, बेनक्रॉफ्टी वगैरह, वुशेरिया बेनक्रॉफ्टी, और इन लिम्फ नोड्स को क्या करता है, बहुत ज़्यादा स्वेल करवा देता है, फुला देता है। और जैसे यहाँ पे स्वेलिंग होती है तो क्रोनिक इन्फ्लामेशन हो जाती है, और वो जो पार्ट होता है वो पूरी तरह से सेंसेशन लूज कर देता है। स्पेशली लिम्ब्स में होती हैं, कौन से लिम्ब्स में, तो लोअर लिम्ब्स में, जैसे टांग का स्ट्रक्चर दिखाया था, जिनाइटल वाले एरिया में। इवन फीमेल्स के केस में जो ब्रेस्ट वाला एरिया है उसकी एनलार्जमेंट हो जाती है। तो ये सारे किसके सिम्टम रहते हैं, तो दीज आर द सिम्टम ऑफ एलिफेंथियासिस। इवन मेल के जो स्क्रॉटम होते हैं, रिप्रोडक्टिव सिस्टम अगर आपने देख लिया था तो उसमें हमने पढ़ी थे ये सारे स्ट्रक्चर्स, वहाँ पे क्या करता है, स्वेलिंग कॉज कर देता है। और स्वेलिंग में क्या होता है, साथ में लिक्विड भरा होता है, और दैट कंडीशन इज नोन एज एडेमा। एडेमा को शॉफ भी बोलते हैं, शॉफ, ठीक है, शॉफ बोलते हैं, ना कि सौंफ, शॉफ बोलते हैं, शॉफ, शॉफ। अब देखेंगे हम प्रोटोजोअन डिजीज और वायरल डिजीज पर, वो देखेंगे इन द अपकमिंग लेक्चर। अभी के लिए इतना ही। इफ यू लाइक द वीडियो, डू लाइक एंड शेयर एज वेल एज सब्सक्राइब द चैनल। टिल देन यू कैन सब्सक्राइब द चैनल, एंड अगर आपको कोई MCQ सॉल्व करना हो तो आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे, कीप स्टडीइंग, कीप वॉचिंग।